हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आप इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2024 में कम से कम 70 में 70 थ्योरी में ला सकते हैं। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस पर, यानी कि जो भी हमारा केमिस्ट्री का रिटन पेपर होता है 70 नंबर का, उसके संपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन को अपने स्तर पर शेयर अवश्य करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करें और बाकी शेयर करें। ठीक है, आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप यदि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम अब नज़दीकी हैं, आपके 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है। केवल मैं जो सिलेक्टेड पॉइंट जो एग्जाम में हर साल रिपीटेड होते हैं उस टॉपिक पर मैं केमिस्ट्री के पेपर पर चर्चा करने वाला हूं। इसलिए आप अपने अपने लेवल पे एक वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है भाई, देखिए पहला हमारा जैसे चैप्टर क्या है, हमारा कुछ सिलेबस में परिवर्तन भी हुआ है इस बार, तो मैं आप संपूर्ण सिलेबस की आज एक ही वन शूट वीडियो में ही चर्चा करने वाला हूं। देख लीजिए, पहला हमारा टॉपिक होता है विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, इसमें केवल आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, नॉर्मलता पढ़नी है, मोलरता पढ़नी है। मोलरता पे कोई परिभाषा वो नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन मोलैलिटी पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है। लेकिन आप यहां से जो मोल अंश दे रखा है, मोल फ्रैक्शन, इस पे 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। चाहे आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव में मिले, जैसे कि पूछा जाता है कि 60% यूरिया में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो यहां से आपको 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, यदि किसी भी विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ा दिया जाए तब उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको मिलेगा हेनरी का नियम। ठीक है, वो हेनरी का नियम पढ़ लेना। ठीक, साथ ही साथ क्या है, यानी कि वन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है वन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता ही बनता है। ठीक है, फिर क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन में से कोई भी एक, यानी कि या तो आपको क्वथनांक का उन्नयन पूछा जाता है या फिर हिमांक का अवनमन में से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है, आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। वो कौन सा नंबर का है, 3 नंबर का आंकिक प्रश्न आता है। जैसे कि मैंने दोनों के एक एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मान होता है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, चीनी का H2O में बना एक 5% विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के H2O में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए यदि H2O का हिमांक 273.15 केल्विन है। क्लियर, ये हो गया। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा दे रखा है बेटा, अगला टॉपिक जो दे रखा है वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। बस आपको विलयन में कुल इतना ही पढ़ना है, जो कि 6 से 7 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। क्या इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है आपको, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है। नष्ट समीकरण बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछी जाती है। कोलराउस के नियम पे एक न्यूमेरिकल आता है, सेल का विद्युत वाहक बल और रासायनिक सेल, इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है। तो आप ये देख लीजिए, केवल इतने ही आपको 4 नंबर का यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर क्या है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 5 से 7 नंबर मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में इस बार। ठीक है, 5 से 7 नंबर मिलने वाले हैं, जिसकी 1-2 नंबर तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। जैसे क्या, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये चीज समझ लीजिए। फिर क्या है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव में यहाँ लिखा है, देखो, वन ऑब्जेक्टिव 100% बनता है। ठीक है, अभिक्रिया की जो दर होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान रखिए। अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है, सांद्रता बढ़ा दिया है अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। ये चीज ध्यान रखिए, ताप, दाब तथा सांद्रता तीनों अगर हम बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की दर हमेशा बढ़ेगी। कॉमन फैक्ट ध्यान रखिए, जो भी चीज बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, कम करेंगे तो कम होगी। क्लियर, फैक्ट है, आपको क्लियर हो गया। फिर क्या है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। ठीक है, मैंने आपको अपने चैनल पर प्रत्येक जो चैप्टर में आपको
बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट्स, प्रत्येक चैप्टर वाइज अपने चैनल पे जैसे ही आप पहुंचेंगे प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। प्रत्येक आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास वहीं पे उपलब्ध है, कोई भी क्लास प्राइवेट मैंने नहीं की है। आप वहां से प्रत्येक यानी कि चैप्टर वाइज अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? जो भी डाउट हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर विशेष तौर पे वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, क्या है कोटि के आधार पर वेग स्थिरांक के मात्रक 100% आते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, वेग स्थिरांक के का मात्रक 100% पूछा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है भाई, प्रथम और शून्य कोटि और द्वितीय कोटि में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। प्रथम कोटि के लिए तो भाई समय इनवर्स होता ही है, लेकिन शून्य कोटि में ध्यान रखें मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, लेकिन द्वितीय कोटि में लीटर प्रति मोल प्रति समय। केवल ये इधर से उधर हो जाता है, ध्यान रखें। शून्य में शब्द कम है तो मोल में शब्द कम है और लीटर की अपेक्षा, तो मोल पहले आ गया, यहाँ पे लीटर बाद में आ गया। देखिए द्वितीय में शब्द ज्यादा है तो लीटर पहले आ गया, मोल बाद में आ गया। ये इसकी ट्रिक है, ध्यान रहे। इन दोनों में बहुत ज्यादा पिछली बार भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बना था। ठीक है, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, और शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रति समय होता है। द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है, लीटर प्रति मोल प्रति समय होता है। लेकिन तृतीय कोटि के लिए क्या है, लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति समय। क्लियर? तो ये हमारा जो था हमारा केमिकल काइनेटिक्स का था, और इसमें अभी और भी दे रखा है इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है भाई, अर्ध आयु काल पे एक आंकिक प्रश्न आपका आता ही आता है, यहां से आप तैयार कर लीजिए। अर्ध आयु काल बेटा एक न्यूमेरिकल आपको मिलना ही मिलना है अर्ध आयु काल से, आप इसलिए इसको भी तैयार करिए अच्छे से थोड़ा। ठीक है, अर्ध आयु काल क्या है, किस प्रकार से इन पे न्यूमेरिकल बनते हैं देख लीजिए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक जो आंकिक प्रश्न आता है 3 नंबर का, वो क्या आता है, इस प्रकार सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मैंने आपको एक सैंपल के तौर पर दे रखा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के लिए 75% पूर्ण होने में कितना समय लगता है। क्लियर? ये आप देख लेना भाई क्वेश्चन। फिर क्या है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। डी तथा एफ ब्लॉक में सबसे पहली चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी आपके यानी कि 3D श्रेणी आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपवाओ के नियम से रंगीन गुण, चुंबकीय गुण और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि रंगीन और चुंबकीय गुण अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, फिर क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड है। ठीक है, लैंथेनाइड हो गया, एक्टिनाइड हो गया। फिर क्या है, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पूछा था, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, लेकिन इंटरमीडिएट में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही केवल सिलेबस में। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये हमारे इस बार सिलेबस में कुछ टॉपिक इसके बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि ये हमारे 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में इस बार मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल सी बात है, 3 से 4 नंबर के आपको IUPAC मिलेंगे, 100% आना है। ठीक है, 3 से 4 नंबर के 3 या 4 नंबर के IUPAC ने आपको 100% बोर्ड एग्जाम में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से मिलना ही मिलना है। ऑर्गेनिक IUPAC नहीं, इनऑर्गेनिक IUPAC। मैंने आपको 6 लेक्चर में 6 केवल रिकॉर्डेड 6 वीडियो आप मेरे देख लीजिए चैनल पर जाके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से प्लेलिस्ट में बने रखे हैं। केवल वो 6 लेक्चर आप देखेंगे तो आपके 7 नंबर 100% पूरे हैं। ठीक है, तो यानी कि आप वो क्लास देखने के लिए सबसे पहले अपना चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल के प्लेलिस्ट में पहुंचें, वहां पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है। केवल रिकॉर्डेड वीडियो वहां पे 6 हैं, 6 वीडियो में 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएंगे 100%। ठीक है, फिर क्या है, बर्नर का सिद्धांत दे रखा है, बर्नर थ्योरी दे रखी है। फिर क्या, CFT यानी कि CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी आती है पिछली बार, 100% इस बार भी आना। ठीक है, पिछली बार भी आई थी CFT थ्योरी और इस बार भी 2 नंबर में आई थी, तो इस बार भी आएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर क्या है, देखो IUPAC किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि ये है K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा मेटल है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये सेंटर मेटल आयन है, ये क्या है, लीजेंट है। ठीक है, जब तक हमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, प्रत्येक के नाम पढ़ेंगे, तो भाई ये चीज देखने के लिए आप अपने चैनल पे पहुंचे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक IUPAC देखें। वहां पे मैंने बाकायदा 6 लेक्चरों में पूरा संपूर्ण कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको कवर करा रखा है। क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट भाग कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा 33 नंबर का, यहाँ से 23 नंबर का मिलना ही मिलना है। ठीक है, 70 नंबर का तो 35 नंबर का यहाँ से हो गया। 35 नंबर का बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई थोड़ा सिलेबस लेंथी होता है, इसलिए इसको जानने के लिए थोड़ा डीपली समझ लीजिए भाई क्या है। इसकी बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बनते हैं, रिएक्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शीतक है,
फिर सी तक कौन सा है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CF2Cl2 है। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अभिक्रिया C3CH Br CH2CH3, ठीक है, एल्कोहलिक केवच होता है। इसका मुख्य उत्पादन क्या है, तो हमारा ब्यूटीन टू होता है एक मुख्य उत्पाद। फिर क्या है, फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित यौगिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित, आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी ना लीजिए, मैं इसकी PDF अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं तब आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और उसमें जैसे ही अपना अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें जैसे ही सर्च बॉक्स में लिखेंगे KP केमिस्ट्री पॉइंट, वहां पे अपना लोगो जो चैनल पे लगा हुआ है वही लोगो वहां पे दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं टोटल PDFs जितने भी हैं इसकी क्लास की भी और नोट्सों की PDFs उस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं, तो आप अवश्य ज्वाइन करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे भाई, क्या है, फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित यौगिक प्राप्त होता है। क्या होता है, बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान रखें ये रिएक्शन अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। केवल मैंने उस रिएक्शनों पर या उस टॉपिक पर डिस्कस किया है जो कि मतलब फैक्ट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में मिलना ही मिलना है, कॉमन क्वेश्चन है, उन पर मैंने डिस्कस किया है, तो आप इसको भूले नहीं। जैसे कि निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम है, देखिए सोडियम इथॉक्साइड है प्लस सोडियम यानी कि इथाइल आयोडाइड है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमारा सोडियम आयोडाइड बनता है, क्या बनता है, ईथर बना। तो ये क्या है, विलियमसन संश्लेषण है, ठीक है। क्या है, विलियमसन संश्लेषण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, नेक्स्ट यानी कि पॉइंट क्या है, वह अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता है। अब चीज आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने इस पर टिक नहीं लगाया है। बताइए कमेंट्स बॉक्स में कौन सा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, ठीक है। एथेनोइक एसिड में होता है, पिक्रिक एसिड में नहीं होता बेटा। पिक्रिक एसिड क्या नहीं होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्लियर, ये चीज ध्यान रखें, इसका ये सही हो गया, ठीक है। लैक्टिक एसिड में भी होता है, पामेटिक एसिड में भी होता है, ठीक है। अब फिर आपको क्वेश्चन आता है, 5 रिएक्शन ये पूछी जाती हैं कि केवल रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। केवल मैंने वो अभिक्रियाओं पर डिस्कस किया है जो बोर्ड एग्जाम में बनती हैं। जैसे क्या है, ग्रीक नॉट रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल का बनना, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन का बनना, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो कि अभी हमने बताया था पिक्रिक एसिड होता है, ये बनना। फिर क्या है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड का बनना, एथिल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर का बनना। क्लियर, वीडियो को भाई शेयर अवश्य करिएगा, बहुत कम लोग लाइव आ रहे हैं, शेयर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। संपूर्ण केमिस्ट्री 1 क्लास में शूट करने वाला हूं आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है कि अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए भी आता है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर, तो जैसे क्या क्या है भाई, CH3OH HI यानी कि H2O, तो A के स्थान पर क्या होगा, फिर KCN आया, B के स्थान पर क्या होगा, फिर ये आया C के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन पूछी जाती हैं। इस यहाँ पर देख लीजिए 2CH3I, A के स्थान पर क्या होगा, क्या बना, एथेन बना, तो Br2 के साथ करा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एथिल क्लोराइड है, A के स्थान पर क्या होगा, अल्कोहल बनना है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब इसको हम B के स्थान पर क्या होगा, एल्डिहाइड बनना है, तो ऑक्सीकरण कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए भी पूछा जाता है, यहाँ से भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन बताया, यानी कि मैंने हर वो एग्जाम का टॉपिक टच करा है जिससे कि अब तक के रिकॉर्ड में बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए भाई, पेपर से बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, सेम इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने ही वाला है, ध्यान रखें, ठीक है। इसी पैटर्न पे ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। क्या होता है जब, ठीक है, यहाँ पे देखें, क्या होता है जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फिनॉल को कास्टिक सोडा के साथ मिलाते हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है, बात आती है कास्टिक सोडा, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जानते हैं लेकिन कास्टिक सोडा नहीं जानते, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिलाते हैं। क्लियर, एसिटल्डिहाइड को किसके साथ मिलाते हैं, एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिलाते हैं। फिर क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ
ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं। क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे क्या है हमारा, सबसे पहले ग्लूकोज, ये तो मैं आपको भी डिस्कस करूंगा। प्रोटीन की संरचना डीएनए 100% आता है। यहाँ पे यानी कि जो नेम रिएक्शन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी नेम रिएक्शन पूछी जाती हैं, आपको ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगी ही मिलेंगी। सबसे पहले बुट्स रिएक्शन, बुट्स फिटिंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, राइमर टीमन रिएक्शंस, इटार्ट रिएक्शन, हाफमान्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन हो गया, रीजन मुंड रिएक्शन हो गया, ग्रीक नॉट रिएजेंट हो गया, ठीक है। फिर क्या है, विलियमसन सिंथेसिस हो गया, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस हो गया, ठीक है, गाटरमान रिएक्शन हो गया। और जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी वो क्या पूछी गई थी, हुन्स-डीकर रिएक्शन, ठीक है। तो इस बार भी आपको मिलने ही वाला है हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं कि चैप्टर वाइज आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है। सेकंड भाग में जो हमारा चैप्टर वाइज है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिए। पहले क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको केवल ये पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, एंड IUPAC नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्लियर। फिर क्या पढ़ना है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एशन बेन रिएक्शन आपको पढ़नी है इसमें। फिर क्या है, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी शेयर करता हूं, ठीक है, वहां पे दे रखी है मैंने, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। फिर क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्रीक नॉट रिएजेंट है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, क्या है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इस चैप्टर वाइज बता रहा हूं मैं आपको अब, ठीक है। फिर क्या है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा रासायनिक गुण। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण बताइए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण हो गया। फिर क्या है, क्लोरोबेंजीन से DDT का बनना, हुन्स-डीकर रिएक्शन हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, क्या है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इनका नामकरण करना है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल करना है, एल्कोहलों का वर्गीकरण करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्राइमरी एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, टर्सरी एल्कोहल में अंतर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीक नॉट रिएजेंट द्वारा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल का बनना हो गया। ये अधिकांश बोर्ड एग्जाम में मिलता है आपको। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन द्वारा प्राइमरी एल्कोहल का बनना हो गया। ईथर के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल का बनना हो गया। ईथर के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल का बनना हो गया, ठीक है। ये हमारा डिस्कस हो गया एल्कोहल पर। अभी हम क्या करने वाले हैं, एल्कोहल के कुछ और भी टॉपिक हैं भाई, इस पर देख लीजिए। कुछ और भी टॉपिक हैं एल्कोहल के। ईथर से एल्कोहल का बनना हो गया, एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, एल्काइलेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, ठीक है। फिर हमारा एक जो नया टॉपिक था, देख लीजिए, जेरीविटिनोव अभिक्रिया, ठीक है। जेरीविटिनोव विधि किसे कहते हैं, ये आपको मिलेगा। क्या होता है भाई, एल्कोहल को ग्रीक नॉट रिएजेंट के साथ मिलाते हैं तब एल्केन बनते हैं। इस विधि से सक्रिय हाइड्रोजन के मात्रात्मक आकलन की ही को क्या कहते हैं, हम जेरीविटिनोव मेथड कहते हैं, क्लियर। इसके द्वारा मुक्त एल्केन का आयतन नापकर एल्कोहल की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, हाफमान रिएक्शन हो गई। हाफमान रिएक्शन में आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण पढ़ना है।
आइडोफॉर्म परीक्षण आपका पूछा ही पूछा जाता है। फिर क्या है, सैडजेफ लॉ देखेंगे, सैडजेफ लॉ, सैडजेफ नियम यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा अल्कोहल डिहाइड्रेशन देता है, तो टर्सरी अल्कोहल सबसे पहले देगा, सेकेंडरी इसके बाद देगा और सबसे बाद में प्राइमरी अल्कोहल देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सैडजेफ नियम कहते हैं। ठीक है, फिर है बूबो ब्लॉक अपचेन। ठीक है, बूबो ब्लॉक यानी कि जब सोडियम जब क्या है, सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं तो नवजात हाइड्रोजन बनता है, तो ये अपचायक अभिकर्मक है, इसी को क्या कहते हैं, बूबो ब्लॉक अपचयन कहते हैं। देख लीजिए, मेनली ये कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है, कार्बोक्सिलिक या कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करके ही प्राइमरी अल्कोहल देता है, बूबो ब्लॉक अपचयन कहलाता है। ठीक है, फिर आपका पॉइंट है यानी कि जल गैस या भाप अंगार गैस से, जल गैस या भाप अंगार गैस से क्या बनाना है आपको, मैथिल अल्कोहल बनाना है। जल गैस या भाप अंगार गैस से मैथिल अल्कोहल बनाना है। जल गैस को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को ही भाप अंगार गैस कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल सैलिसिलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल सैलिसिलेट बनाना यानी कि विंटर ग्रीन ऑयल का बनना। ठीक है, जब मिथाइल अल्कोहल को सैलिसिलिक एसिड के साथ मिलाते हैं तब किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तब विंटर ग्रीन ऑयल यानी कि मिथाइल सैलिसिलेट बनता है। क्लियर। अब आप देख लीजिए, फिर क्या है, एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां तथा इसके रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अल्कोहल का रिडक्शन और एंड ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर। पिछली बार लूकास मेथड पूछा गया था, इस बार विक्टर मेयर मेथड भी पूछा जाएगा। ठीक है, लूकास मेथड क्या होता है, सबसे पहले टर्सरी अल्कोहल देता है टेस्ट, फिर सेकेंडरी देगा, फिर प्राइमरी देगा। अब ये दो केवल परिवर्तन है, कन्वर्जन है, जो कि अल्कोहल से बनते हैं। कुछ प्रमुख परिवर्तन क्या है, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल का बनना, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल का बनना, ये अधिकांश आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने ही मिलने। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, फिनॉल है। नेक्स्ट क्या है बेटा, फिनॉल है। फिनॉल में क्या है, देखो फिनॉल में हमें क्या पढ़ना है, ये देख लीजिए। फिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिनॉल से बनते हैं, पिक्रिक एसिड भी फिनॉल से ही पूछा जाता है। जो फिनॉल में अधिकांश रिएक्शन पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। मैंने केवल उस टॉपिक को टच करा है जो कि अधिकांश बोर्ड, यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो केवल आप इतना ही पढ़ लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप इतनी तैयारी करके जाते हैं तो आपको ऐसा पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर सकते। अथवा में जो भी दे रखे हैं वो भी आपको आते होंगे। आप ये सोचेंगे कि हम करें कहाँ से, क्योंकि हमको सब कुछ आता है। और पूरा सिलेबस मैंने अपने YouTube चैनल पर मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना के मैंने वीडियो शेयर कर रखी है। आप वहाँ पे अपने चैनल पे पहुँचिए और प्रत्येक तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। सबकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है, तो अपना टेलीग्राम चैनल KP केमिस्ट्री पॉइंट ज्वाइन कीजिए आज ही। ठीक है, देखिए फिनॉल क्या है, फिनॉल बनाने की विधियां। क्लियर, फिनॉल बनाने की विधियां तथा भौतिक गुण और रासायनिक गुण। क्लियर, भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको पढ़ने हैं। अब फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अधिकांश हर साल पूछी जाती हैं, जैसे कि बेंजीन से फिनॉल का बनना। ठीक है, पहले अधिकांश आती है बोर्ड एग्जाम में। फिनॉल से बेंजीन का बनना, फिनॉल से पिक्रिक एसिड का बनना, फिनॉल से बैकिलाइट का बनना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ईथर। क्या है बेटा, ईथर। ईथर क्या होता है, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इसको पूरा हमें पढ़ना है, इतना कुछ ज्यादा है नहीं विशेष तौर पे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी देख लेना भाई। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण पढ़ लेना। और जो नोट पॉइंट दे रखा है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हर साल यहाँ से बनता है। ठीक है, क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मलिन कहलाता है। ठीक है, या फिर आता है फॉर्मलिन होता है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन। क्लियर, फिर क्या है, एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि हो गई, एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि हो गई। बेंजल्डिहाइड फुल तैयार करना है आपको, बेंजल्डिहाइड क्या करना है, पूरा आपको बेंजल्डिहाइड तैयार करना है। ठीक है बेटा, फिर क्या है, हमें कीटोन देखेंगे, कीटोन का नोमेनक्लेचर करेंगे।
कीटोन में नोमेनक्लेचर करने के बाद एसीटोन पढ़ना है हमें। एसीटोन बनाने की विधियां हैं, भौतिक गुण है तथा रासायनिक गुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, फॉर्मिक एसिड पढ़ेंगे। क्लियर। कहाँ थे, कार्बोक्सिलिक एसिड पर थे। ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण। विशेष तौर पे एसिटिक एसिड आप पढ़ेंगे, औद्योगिक निर्माण विधि। एसिटिक एसिड में औद्योगिक निर्माण विधि आती है, सिरका, यानी कि एसिटिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। इसकी त्वरित विधि आप जरूर पढ़ लीजिए। बेंजोइक एसिड पूरा पढ़ना है आपको, फुल यानी कि बेंजोइक एसिड पढ़ना है। इसके बाद आप देखिए क्या पढ़ना है आपको, इसके बाद हमें टॉपिक जो हमारा चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें केवल आपको क्या करना है, एथिल एमीन पढ़ना है। एथिल एमीन बनाने की विधियां पढ़नी है। एमीन का वर्गीकरण पूछा जाता है, विशेष तौर पे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, नोमेनक्लेचर भी पूछा जाता है। और एक जो रिएक्शन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, 100% प्रत्येक वर्ष पूछी जाती है, क्या है, कार्बल एमीन रिएक्शन प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है। ठीक है, इसमें नोट करके मैंने बताया है, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्लियर, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। फिर क्या है, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया आपको पढ़नी है। ठीक है, बायोमोलिकुलर में देख लीजिए, बायोमोलिकुलर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिकुलर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। ठीक है, ग्लूकोज बनाने की विधि तथा रासायनिक गुण, फ्रक्टोज बनाने की विधि तथा रासायनिक गुण। ठीक है, ग्लूकोज पढ़ लेना, फ्रक्टोज आप ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना प्रत्येक वर्ष 100% बोर्ड एग्जाम में मिलती ही मिलती है, तो आप ये अवश्य तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना बोर्ड एग्जाम में हर साल आती है। ठीक है, प्रोटीन का रासायनिक शरीर विज्ञान में महत्व क्या है वो आता है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछा जाता है, डीएनए की द्वितीयक संरचना और डीएनए का द्विकुंडल मॉडल। क्लियर। तो ये जो टॉपिक था हमारा इंटरमीडिएट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अधिकांश जो टॉपिक टच होते हैं, जो पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उस टॉपिक पर मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के अवश्य बताइएगा। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।